आज प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीआरडी के जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी, साथ ही पीआरडी जवानों के योगदान का जिक्र किया और उनके हित में लगातार काम करने की बात कही। तो पीआरडी का स्थापना दिवस आज देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने परेड की सलामी ली, जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी, पीआरडी जवानों के योगदान का जिक्र भी किया, जिसमें पीआरडी के घोष वाक्य का लोकार्पण किया जाएगा। मेरा मंचासीन अतिथियों जोरदार तालियों से आप सभी को आज प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। इस वर्ष में आप सबके बीच में आ पाया, इस शुभ अवसर मुझे मिला। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर रैतिक परेड आप सबके द्वारा यहाँ पर की गई है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के हमारे समर्पित स्वयंसेवकों को निश्चित रूप से देखना, उनके बीच में आना, उनका सम्मान करना, मैं स्वयं का मतलब अपने आप में मैं सोचता हूं कि आप सबका सम्मान करना स्वयं का सम्मान से भी बढ़कर है। आप सबके द्वारा चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, या कोई भी आने वाली आपदा हो, या जहां पर भी कमी होती है, जहां कम और वहां हम, इस प्रकार का एक घोष वाक्य पीआरडी के लिए मैं कह सकता हूं। और मैंने पिछले दिनों सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के दौरान भी अपने पीआरडी जवानों की वहां पर उपस्थिति देखी और आप सब स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा समर्पण भाव से समाज में एक सकारात्मक जो परिवर्तन लाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और अनेकों क्षेत्रों में जो हमारी आज एक इमेज बन रही है, उस इमेज में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। राज्य सरकार ने भी आपके साहस और सेवा को प्राथमिकता देते हुए अनेकों कदम उठाए हैं, जिसके बारे में अभी बहुत विस्तार से रेखा जी ने यहाँ पर आप सबके सामने रखा। पीआरडी स्वयंसेवकों के जो हमारे मृतक आश्रित है, उनके पंजीकरण का शासनादेश होना, जारी होना, इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक 116 मृतक आश्रितों को पंजीकृत किया गया है। इनमें से 70 मृतकों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 25 हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। हमारी सरकार ने आप सभी की पारिवारिक सुरक्षा और संरक्षण हेतु भी कदम उठाया है। केदार घाटी में एक बार फिर से मौसम के करवट लेने से तापमान में भारी गिरावट महसूस होने लगी है और मौसम की करवट लेने से हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में अगर मौसम के मिजाज इसी तरह रहे तो बासुकी ताल, केदारनाथ, मंडला माई तीर्थ, मदमहेश्वर, पांडवसेरा, नंदीकुंड, विसुड़ी ताल, चंद्रशिला, तुंगनाथ, चोपता में बर्फबारी हो सकती है। पौड़ी के धनाऊ गांव जल जीवन मिशन के तहत चल रहे काम पर सवाल उठने लगे हैं। ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष कमल रावत का आरोप है कि उन्होंने इस बाबत सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने अब डीएम से मुलाकात करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंप दिया है और इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ग्राम प्रधान संगठन ने सवाल उठाए हैं। सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला अध्यक्ष ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। सीएम के नाम डीएम को फिलहाल ज्ञापन सौंप दिया गया है, उसमें सभी शिकायतें लिखी गई है। मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। जल जीवन मिशन के काम पर सवाल उठाए गए हैं।
ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और उसमें जल जीवन मिशन से संबंधित कुछ शिकायतें या कुछ समस्याओं को उसमें लिखा गया। इस क्रम में एक्सीएम के स्तर से जो भी आवश्यक कार्रवाई वो भी की जा रही है और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भेजा जा रहा है। नैनबाग महोत्सव की धूम है और महोत्सव के दूसरे दिन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने नैनबाग में 10 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने इंटर कॉलेज के लिए 5 लाख की घोषणा की है। तो नैनबाग में दूसरे दिन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत खुद यहां पर पहुंचे। खेल प्रतियोगिता में सरकार की उपलब्धियां इस दौरान वो गिनाते हुए नजर आए। नैनबाग महोत्सव की धूम, और यहां पर छोटे छोटे बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देती हुई छोटी छोटी बच्चियां भी यहां पर नजर आई। कई कार्यक्रम और साथ ही साथ खेल महोत्सव, अलग अलग खेल आयोजित यहां पर किए गए। पैंतीस सालों से लगातार आप इस मेले को करते हैं और उनकी 3 डिमांड मुझ पे भी थी। एक तो इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण, मैंने दोनों बातें कह दी कि उप जिला चिकित्सालय तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि 1 लाख आबादी, लेकिन हम इसको 10 बेड का करेंगे और 2-3 डॉक्टरों की यहाँ पे ड्यूटी और करेंगे और एक्सरे मशीन भी यहाँ के हॉस्पिटल को जरूर देंगे ताकि यहाँ से मरीज जो है देहरादून कम से कम जा पाए। दूसरा, यहाँ पे डिग्री कॉलेज में जो डिमांड थी वो भी हम पूरी करें। वर्ष यहाँ पर इस तरह का आयोजन होता है। ये कार्यक्रम बहुत ही हमारे इस यमुना घाटी में बिल्कुल अलग तरह की जो हमारी संस्कृति जो हमारी है, खान पान, रीति रिवाज और साथ में जो हमारे पारंपरिक खेल है, आज बहुत कम जगह रह गई है जहाँ पर जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्थान, ये जगह नैनबाग में बरसों से काम किया जा रहा है अपनी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए और अपने जो पारंपरिक खेल हैं, पुराने खेल हैं, उनको अपने बच्चों को हस्तांतरित करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास इस तरह का यहाँ पर हो रहा है और निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा लाभ पूरे क्षेत्र को और हमारे युवाओं को भी मिलता है। विकासनगर में लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और यहीं पर देर रात कुंजा ग्रांट में चोरों ने इंटर कॉलेज को अपना निशाना बनाया और यहां पर दीवार तोड़कर सामान चुरा कर ले गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी गई है, चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन पर आरोप लगाया। विकासनगर का पूरा मामला, जहां पर एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला है। एक साल में कई बार यहां पर चोरियां हो चुकी हैं और इस बार जो निशाना बनाया है वो इंटर कॉलेज को निशाना बनाया है। एक साल में कई बार पहले भी यहां पर चोरी हो चुकी है और देखिए चोरी होने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर सामान बिखरा हुआ है। चोरी जो है कल रात हुई है, इसमें ताला तोड़ा गया है। ताला तोड़ने के बाद दराज थी मेज की, उसमें कुछ पैसे रखे थे फीस के, तो पैसे चुराए गए हैं और एक साल में कम से कम 7-8 बार चोरी हो चुकी है। हमने पुलिस वालों को भी दिया है, रिपोर्ट की है, लेकिन हमको उन्होंने रिसीविंग तक नहीं दी। वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। जनप्रतिनिधियों से भी हम कहते रहते हैं और हमारी मांग भी थी कि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे लग जाएं। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा है कि भाई हाँ कैमरे की व्यवस्था कराएंगे, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। बीते जुलाई को मारा नदी का पुल वहां नदी के उफान में आने से टूट गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार लोगों में आक्रोश है। जैसे ही वहां पर पुल टूटा, आवाजाही वहां पर बंद हो गई। बीते जुलाई का ये पूरा मामला है जहां पर मालन नदी बताई जा रही है। पुल टूटने की वजह से नदी के उफान में आने से टूट गया था, लेकिन सरकार पर
लापरवाही का आरोप लगा है। मांगे पूरी ना करने पर आंदोलन की चेतावनी भी इन लोगों की तरफ से दे दी गई है। विकास के मुद्दों को लेकर सड़कों पर जनता उतरी है और इस पुल को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोगों ने यहां प्रदर्शन किया। सरकार पर कोटद्वार की अनदेखी का आरोप लगाया गया है और ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने यहां पर अनदेखी की है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी तक यहां पर दे दी है। विकास के मुद्दों को लेकर सड़कों पर ये लोग उतरे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आए महिलाएं और पुरुष। कोटद्वार शहर एक द्वार है और गढ़वाल का द्वार होने के बावजूद आज यहाँ विकास की राह की बाट को जो रहा है। इस पीड़ा को समझते हुए पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार के द्वारा आज एक जनाक्रोश रैली चिल्लारखाल बैरियर से प्रारंभ होकर मालन पुल तक ले जाने का हमारा प्रस्ताव है और जिसके माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आप कोटद्वार की अनदेखी ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। कोटद्वार में विकास के मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर उतरी है और प्रदर्शन करते हुए नजर आई। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। कोटद्वार का ये मामला, हजारों की संख्या में इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को उठाया। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया गया है। लापरवाही का आरोप सीधे सीधे इन्होंने सरकार पर लगाया है। आपसे पहले भी कई बार मांगे कर चुके हैं लेकिन अब तक इनकी मांगों को नहीं माना गया है। विकास के मुद्दों को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। बीते 6 महीने के बाद से लगातार मांगे उठा रहे हैं लेकिन अब तक इनकी मांगों को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 370 की वैलिडिटी पर फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस और बीजेपी ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट का जो निर्णय है उसके विपरीत हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। जो भी इसमें विचार होगा, जिन लोगों ने इसमें पिटीशन दायर करी है वो लोग उसमें चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कोर्ट के मामले में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार से निर्णय दिया गया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में जो प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई गई है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम धारा 370 हटाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास भी होगा और वहाँ पर जिस तरह से जो पहले की जो आतंकवाद जो घटनाएं होती थी उस पर भी नियंत्रण रहेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी कांग्रेस में दावेदार अब सक्रिय होने लगे हैं और इसी क्रम में अल्मोड़ा से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने इन्वेस्टर समिट के बहाने पीएम मोदी के उत्तराखंड आने को चुनावी दौरा करार दिया है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पीएम मोदी के 2 महीने में 2 बार उत्तराखंड के दौरे को निराशाजनक बताया। सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य को सौगात की उम्मीद थी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से उत्तराखंड उद्योग के पलायन पर रोक लगने की उम्मीद कर रहा था। उम्मीद थी कि भारत सरकार नीतियों में परिवर्तन करेगी जिससे कॉर्पोरेट जगत उद्योग में पूंजी लगाई जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे उत्तराखंड को निराशा हाथ लगी है। देखिएगा, एकदम 1-2 महीने के अंदर पीएम का ये दूसरा दौरा था और पीएम के दौरे से राज्य को लोगों को उम्मीद होती है और ये बहुत ही निराशाजनक उनका दौरा रहा है। पहले वो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में आए थे, आज देहरादून में आए थे। हमने सोचा था कि इन्वेस्टर मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य को कुछ ऐसी सौगात दे जाएंगे जिससे से जो हमारा सिडकुल, चाहे उधम सिंह नगर हो या हरिद्वार में हो, लोग जो पलायन उद्योग कर रहे हैं यहाँ पर नए सिरे से
उद्योग कॉरपोरेट जगत अपनी पूंजी लगाने के संदर्भ में सोचेगा, विचारेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री के जाने को लेकर प्रदीप टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अल्मोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसी को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कोई ना कोई सौगात उत्तराखंड को देंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन के बाद में उत्तराखंड में प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने समिट को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। 2018 में भी इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया था। राज्य की जनता जानना चाहती कितना इन्वेस्टमेंट राज्य के अंदर आया और कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला, कितने उद्योग धंधे प्रदेश के अंदर लाए। आज बात आ रही 3.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की। अच्छी बात है, राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है तो यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। लेकिन आप इतनी भूमि लाएंगे कहाँ से? आपके पास सिडकुल में, सिडकुल की जो भूमि है, मात्र कुछ भूमि उधम सिंह नगर के अंदर आपके पास बची हुई है। माननीय तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने कोई इन्वेस्टर समिट नहीं किया। 2000 इंडस्ट्री उस समय पर उत्तराखंड में राज्य के अंदर आई। उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, चाहे टाटा हो, बजाज हो, किर्बी हो, हिंदुस्तान हो, गोल्डन प्लाई हो। मुझे भी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो हमने कोई ऐसा इन्वेस्टर समिट नहीं किया। तो आज इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता को बताएं ना, जो हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि 70% यहाँ के बेरोजगार युवकों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। हमने पॉलिसी बनाई थी उसमें, लेकिन उसमें ये देखने को इसकी उसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये सारी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। उद्योग धंधे यहाँ पे लगें, अच्छी बात है, लेकिन जमीन कहाँ से लाएंगे? जो पॉलिसी थी पहले की, क्या आपने वो हटा दी गई है? ये सारे मुद्दों को उनको जनता के सामने रखना चाहिए। लगता है कांग्रेस प्रदेश के विकास को देखना उनको अच्छा नहीं लगता है, और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े, उनके कदम आगे बढ़े हैं। और उसी के तहत जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर संपन्न हुआ है, वो हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए वरदान साबित होने वाला है। और कांग्रेस जिस प्रकार से वेडिंग डेस्टिनेशन पर भी विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, उनके बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी वेडिंग डेस्टिनेशन पर प्रधानमंत्री जी के जो कहा उसकी सराहना करते हैं, और उनके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी उसको लेकर के कई अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस स्वयं ही विरोधाभासी बयान जारी कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने सदन में उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से जनहित में निवेदन किया कि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं और कोचिंग की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र होने के साथ ही इसमें हिमालय, चार धाम, जीवनदायिनी नदियां व वन हैं। उत्तराखंड के निवासी बहुप्रतिभा के धनी हैं। वह उत्तराखंड ने संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, वीरता और खेल में पूरे देश को बहुत सारे रत्न दिए हैं। यहाँ से लगभग हर घर से एक जन भारतीय सेना में शामिल हो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। वह अन्य सरकारी, गैर सरकारी पदों पर सेवा दे रहे हैं। आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड प्रेम जग जाहिर है। वह मोदी सरकार में उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो रहा है। वर्तमान में खेल की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ाया है, किंतु यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का अभाव है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।